अब देखो, मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। समंदर किनारे बीच पर एक आदमी की लाश मिलती है और लाश के पास ही हाथ में चाकू लेकर 6 लोग आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी पुलिस को कॉल करके बुलाता है। पुलिस वाले आते हैं, लाश को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इन 6 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब देखो, इन 6 लोगों में से कोई एक ही कातिल है, लेकिन क्या सच में पुलिस वाले उसे पकड़ पाएंगे? यही उस पूरी कहानी में देखने को मिलने वाला है। फिल्म का नाम ये रहा। आपकी स्क्रीन पर फिल्म अच्छी है तो आप लोग एक बार इसे देख लेना। मैं आपके लिए इस फिल्म की पूरी कहानी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो वीडियो को भी आखिर तक जरूर देखना। दूसरे सीन में हम टीवी पर न्यूज देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में लगातार 3 लोगों की हत्या हुई है। 8 जनवरी को बिपिन का मर्डर हुआ था। 16 जनवरी को बिपिन का मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस ऑफिसर गोपू कुमार का मर्डर हुआ था। और फिर अब बीच पर जिस आदमी की लाश मिली थी उसका नाम है क्रिस्टी। लगातार 3 मर्डर हो चुके थे तो लोगों को लगता है कि शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है। पुलिस वालों ने अब तक इनमें से एक भी मर्डर केस को सॉल्व नहीं किया था, तो लोग और भी डर रहे होते हैं। फिर इसके बाद क्रिस्टी के बड़े भाई डीआईजी एलेक्स को देखते हैं। क्रिस्टी जब छोटा था तब इनके माँ बाप की डेथ हो गई थी। तब से एलेक्स ने ही क्रिस्टी को अपने भाई नहीं, अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन आज किसी ने क्रिस्टी का कत्ल कर दिया है। एलेक्स डीआईजी था तो पुलिस वाले भी उसके घर जाते हैं। एलेक्स उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरे भाई के कातिल को कब पकड़ कर लाओगे? तब एक पुलिस वाला कहता है कि सर, इस केस के लिए अपने सबसे काबिल पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करने वाला हूं, तो आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। इसके बाद वो अपने सबसे काबिल इंस्पेक्टर परलोकम को कॉल करता है, उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। परलोकम पुलिस स्टेशन आता है। शहर में जो 3 मर्डर्स हुए थे उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले बीच पर क्रिस्टी की लाश के पास पुलिस वालों ने जिन 6 लोगों को अरेस्ट किया था, परलोकम उन सबसे एक एक करके सवाल करने लगता है। लेकिन उनका जवाब सुनकर परलोकम का दिमाग घूम जाता है। उनमें से एक बंदा कहता है कि मैं तो बीच पर घूमने गया था तो वहां इन लोगों को लड़ते हुए देखा तो झगड़ा छुड़ाने चला गया था। दूसरा कहता है कि मैंने एक आदमी को चाकू मारते हुए देखा तो उसे बचाने के लिए गया था। तीसरा बंदा कहता है कि जब 2 लोग आपस में लड़ रहे थे तो मैं उनके पास जाकर उनकी लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहा था। और फिर चौथा बंदा कहता है कि मैंने उन्हें लड़ते हुए देखा तो मैंने ही पुलिस वालों को फोन किया था। सब लोगों का स्टेटमेंट अलग अलग होता है और वो सब सुनने के बाद परलोकम तो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो अपने जूनियर गीता को बुलाते हैं, उससे क्रिस्टी की वाइफ और उसके सभी फ्रेंड्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है और तब तक के लिए खुद सीआई गोपू कुमार के केस पर काम शुरू कर देता है। वो कांस्टेबल राजा से गोपू कुमार वाले केस के बारे में पूछता है तो राजा हंसने लगता है। कहता है कि उस केस में तो जबरदस्त कॉमेडी हो रही है। वो परलोकम को एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में गोपू कुमार की बीवी, उसका साला, उसकी बेटी, तीनों अलग ही टाइप की नौटंकी कर रहे होते हैं। वो मीडिया वालों को बताते हैं कि गोपू मरा नहीं है, जिंदा है। उसने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया है। वो गोपू के लिए मंदिर बनवाने की बात कर रहे होते हैं। उनकी नौटंकी देखने के बाद परलोकम उन तीनों को पकड़ कर लाने के लिए कहते हैं। पुलिस वाले तीनों को पकड़ कर लाते हैं तो गोपू का साला कहने लगता है कि अरे आप तो फालतू में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जीजा ने तो समाधि ली है, हम उनके लिए मंदिर बनवाएंगे। जिसके बाद परलोकम के कहने पर पुलिस वाले उसे साइड में लेकर जाते हैं और उसकी खातिरदारी करते हैं। जिसके बाद परलोकम गोपू की वाइफ से सवाल करता है तो वो अपनी एक नई कहानी शुरू कर देती है कि उस रात मेरे पति ने मुझसे पीने के लिए पानी मांगा था और जब मैं पानी लेकर वापस कमरे में आई तो मैंने देखा कि उनके कमरे में उनके साथ साथ भगवान भी खड़े हैं। उनका सारा कमरा रोशनी से भर चुका है और वो देखकर मैं बेहोश हो गई थी। परलोकम उसे भी पुलिस वालों के साथ साइड में भेज देता है और फिर गोपू की बेटी से पूछने लगता है तो गोपू की बेटी बताती है कि वो बेंगलोर में रहकर पढ़ाई करती है। कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर अपने घर आई थी। उस रात उसने घर के बाहर कुछ आवाजें सुनी थी लेकिन डर के मारे बाहर जाकर नहीं देखा और चुपचाप अपने कमरे में ही सो गई थी। परलोकम उन तीनों की कहानी सुनता है लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर परलोकम उस पंडित को भी मंदिर में बुलाता है जो इन तीनों की कहानी को सपोर्ट कर रहा था कि गोपू कुमार ने समाधि ले ली है। और इसी पंडित के कहने पर ये तीनों मंदिर बनवाने की बात कर रहे थे। पंडित की थोड़ी सी खातिरदारी करने के बाद वो सच बताना शुरू कर देता है कि गोपू कुमार को उसकी फैमिली वालों ने ही मिलकर मारा है। पुलिस से बचने के लिए वो तीनों ये नाटक कर रहे हैं। दरअसल गोपू का साला बिजनेस के नाम पर बहुत सारे पैसे डुबा चुका था
वो गोपू से और पैसे मांग रहा होता है, लेकिन गोपू मना कर देता है और इसी वजह से गोपू की वाइफ हमेशा उससे झगड़ा करती रहती थी कि आप मेरे भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। उस रात भी इन सब बातों की वजह से गोपू और उसकी वाइफ के बीच झगड़ा हुआ था। जिसके बाद गोपू अपने कमरे में जा रहा होता है तो देखता है कि उसकी बेटी अपने कमरे में ड्रग्स ले रही है। गोपू अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करता है तो नशे में उसकी बेटी उसे ही चाकू मार देती है। जख्मी हालत में गोपू कमरे से बाहर आता है और अपने साले के पास आकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। तभी गोपू की वाइफ अपने भाई से कहती है कि हम उसे बाद में हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, पहले एक व्हाइट पेपर पर इसका सिग्नेचर ले लो। जिसके बाद गोपू का साला कुछ डॉक्यूमेंट्स पर गोपू के अंगूठे का निशान ले लेता है और इसी के साथ गोपू की मौत हो जाती है। अपने क्राइम को छुपाने के लिए गोपू की फैमिली अब नाटक कर रही थी कि गोपू ने खुद को भगवान के हवाले कर दिया है और ये लोग उसका मंदिर बनवाएंगे। लेकिन अब परलोकम ने गोपू का मर्डर केस सॉल्व कर दिया था और इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि शहर में 3 मर्डर हुए हैं, लेकिन कोई सीरियल किलर ये मर्डर नहीं कर रहा, बल्कि तीनों मर्डर के कातिल अलग अलग हैं और उन सब का अलग अलग मकसद है। गोपू का केस सॉल्व हो चुका था तो परलोकम एक बार फिर से क्रिस्टी के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। क्रिस्टी के मर्डर के बाद से ही उसकी वाइफ वृंदा गायब थी, किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है। परलोकम वृंदा के माँ बाप को बुलाकर पूछताछ करता है तो वृंदा के पापा बताते हैं कि उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। क्रिस्टी और वृंदा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे। परलोकम उनकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वृंदा है कहाँ। इसी बीच में गीता परलोकम को बताती है कि वो क्रिस्टी को 3 साल पहले से ही जानती है। असल में 3 साल पहले एक लड़की ने क्रिस्टी के खिलाफ कंप्लेंट की थी। वो क्रिस्टी के साथ रिलेशनशिप में थी, फिर जब उनका ब्रेकअप हुआ तो क्रिस्टी उस लड़की का न्यूड फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उस टाइम पर गीता ने ही क्रिस्टी के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर की थी, लेकिन क्रिस्टी तो डीआईजी का भाई था तो उस केस में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। परलोकम उस लड़की की डिटेल्स निकालता है, उसे पुलिस स्टेशन में बुलाकर पूछता है तो लड़की बताती है कि अब उसका क्रिस्टी से कोई संबंध नहीं है। 2 साल पहले क्रिस्टी ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया था। लड़की बताती है कि ब्रेकअप के टाइम पर गुस्से में मैंने उसके खिलाफ फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी थी। उस पोस्ट के नीचे कई सारी लड़कियों ने कमेंट किया था कि क्रिस्टी चीटर है, धोखेबाज है, फ्रॉड है। क्रिस्टी का एक नहीं बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर था, उसने कई सारी लड़कियों को धोखा दिया था। परलोकम क्रिस्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स निकालने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद राजा परलोकम के पास आता है। वो परलोकम को बताता है कि क्रिस्टी की वाइफ वृंदा देश छोड़कर भाग चुकी है। मतलब कि जिस वक्त क्रिस्टी का मर्डर हुआ था ना, उस वक्त वृंदा शहर में ही नहीं थी। इसके बाद वो लोग क्रिस्टी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं तो पता चलता है कि प्रेजेंट में क्रिस्टी के 2 अफेयर्स चल रहे थे। एक है क्रिस्टी की कजन हेलन जो कि उसके घर में ही रहती है, दूसरी लड़की का नाम है कीर्ति। इसके बाद परलोकम हेलन को पुलिस स्टेशन पर बुलाता है तो हेलन बताती है कि उस दिन क्रिस्टी से मिलने के लिए बीच पर गई थी, लेकिन मेरे जाने से पहले 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे और वहीं पर पास में ही क्रिस्टी की लाश पड़ी हुई थी। उन दोनों को झगड़ा करता हुआ देखकर बाकी लोग भी उनके पास झगड़ा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे तो हेलन डर के मारे वहां से भाग गई थी। परलोकम उन 6 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर देता है और हेलन से पूछता है कि इन 6 लोगों में से वो 2 कौन थे जिन्हें तुमने लड़ते हुए देखा था। तो हेलन मार्टिन और हरी नाम के 2 बंदों की तरफ इशारा करती है। इसके बाद परलोकम सबसे पहले हरी से पूछताछ करता है तो हरी परलोकम से कहता है कि मैंने ही क्रिस्टी को मारा है। वो परलोकम को अपनी असली कहानी बताना शुरू करता है। दरअसल एक दिन जब हरी अपने काम से घर वापस आता है तो देखता है कि उसका बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, उसके मुंह से झाग निकल रही होती है। हरी डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर हरी से कहने लगता है कि घर में कोई नहीं था तो बच्चा थोड़ा पैनिक हो गया था, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हरी की वाइफ भी घर वापस आती है तो हरी अपनी वाइफ से झगड़ा करने लगता है कि तुम बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ गई थी। बातों बातों में झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसी झगड़े में हरी की वाइफ कहने लगती है कि तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, जबकि ये तो तुम्हारा बेटा भी नहीं है, तुम तो एक नामर्द हो और अगर मैंने ये बात बाहर लोगों को बता दिया ना तो लोग तुम पर थूकेंगे। हरी ये सब सुनकर खामोश हो जाता है और इस झगड़े के बाद हरी की वाइफ भी बच्चे के साथ घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बाद जब ये बात हरी के पापा को पता चलती है तो हरी के पापा हरी को एक और सच्चाई बताते हैं कि उसकी वाइफ कीर्ति का अफेयर किसी और से नहीं उसके दोस्त क्रिस्टी से है।
और ये सच्चाई जानकर हरी गुस्से में लाल हो जाता है। इसी गुस्से में वो क्रिस्टी को बीच पर बुलाता है और उसके पेट में चाकू घुसाकर जान से मार देता है। एट द सेम टाइम मार्टिन भी वहां पर आ जाता है और हरी के हाथ से चाकू छीनने लगता है और इसी पॉइंट पर हेलन ने इन दोनों को लड़ते हुए देखा था। प्रेजेंट में मार्टिन भी हरी की बातें सुन रहा होता है। वो परलोकम से कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। वो परलोकम को अपनी कहानी सुनाने लगता है। दरअसल कुछ साल पहले मार्टिन बहुत अच्छा सिंगर था। मार्टिन का बेटा अपने स्कूल में अपने दोस्तों के सामने अपने पापा की तारीफ करता रहता था और एक दिन उसके बेटे के स्कूल में कोई फंक्शन था तो मार्टिन उस फंक्शन में गाना गाने के लिए गया था। लेकिन मार्टिन थोड़ा सा लंगड़ाता है तो बच्चे उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे मार्टिन के बेटे को शर्मिंदगी महसूस होती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद बच्चे के फ्रेंड्स उससे उसके पापा के बारे में पूछने लगते हैं, जिसके बाद मार्टिन का बेटा शर्मिंदा होकर एक दूसरे आदमी की तरफ इशारा करता है कि वो आदमी उसका बाप है। लेकिन मार्टिन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और घर वापस आने के बाद अपने बेटे से बहुत नाराज होता है। मार्टिन का बेटा उससे कई बार माफी मांगता है लेकिन मार्टिन उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो अपने बेटे को धक्का देकर घर से बाहर चला जाता है। ठेके पर जाकर दारू पीने लगता है। मार्टिन की वाइफ उसे बार बार कॉल कर रही होती है लेकिन मार्टिन गुस्से में उसका फोन नहीं उठा रहा था। तब मार्टिन का एक फ्रेंड उसके पास आता है, उसे समझाता है कि यार तुम छोटे से बच्चे की बात को इतना सीरियसली मत लो, बड़ा होकर वो खुद ब खुद समझ जाएगा। वो मार्टिन को समझाकर घर वापस भेज देता है लेकिन घर के अंदर घुसते ही मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। उसकी वाइफ के गोद में उसके बेटे की लाश पड़ी हुई थी। मतलब कि थोड़ी देर पहले मार्टिन ने अपने बेटे को धक्का दिया था ना, तो उसके सर पर चोट लग गई थी और ज्यादा खून बहने की वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई थी। मार्टिन बताता है कि उस हादसे के बाद उसकी वाइफ भी उसको छोड़कर चली गई थी। मार्टिन भी 2 साल तक जेल में था। रिहा होने के बाद उसने एक ऑर्फनेज में बच्चों को संगीत सिखाना शुरू कर दिया था और उसी ऑर्फनेज में मार्टिन की मुलाकात हुई थी क्रिस्टी की वाइफ वृंदा से। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। फिर एक दिन वृंदा मार्टिन को कॉफी शॉप पर मिलने के लिए बुलाती है। दरअसल वृंदा ने अपने घर पर क्रिस्टी का फोन चेक किया था और उसे पता चल गया था कि क्रिस्टी का कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर है। वो एकदम ठरकी इंसान है। तब वो मार्टिन से कहती है कि अगर ये क्रिस्टी मेरी लाइफ में नहीं होता ना तो मैं तुमसे शादी कर लेती। मतलब कि वो मार्टिन से क्रिस्टी को मारने के लिए कहती है और मार्टिन भी वृंदा से शादी करने के लिए क्रिस्टी को मारने के लिए तैयार हो जाता है और फिर उसी ने क्रिस्टी को बीच पर बुलाकर उसके पेट में चाकू मार दिया था। वो परलोकम से कहता है कि क्रिस्टी को मैंने मारा है, हरी वहां बाद में आया था और मेरे हाथ से चाकू छीनने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों का स्टेटमेंट सुनने के बाद परलोकम के होश उड़ जाते हैं। मार्टिन कहते हैं कि मुझे अभी अभी पता चला है कि वृंदा इंडिया छोड़कर भाग गई है, मतलब कि उसने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले मार्टिन की एक्स वाइफ को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। उससे भी पूछताछ करने लगते हैं तो वो परलोकम को बताती है कि उनके बच्चे के मरने के बाद उसने मार्टिन को छोड़ दिया था और अब दूसरी शादी कर ली है। इसी बीच में आदि नाम का एक बंदा भी पुलिस स्टेशन आता है। आदि मार्टिन की एक्स वाइफ का प्रेजेंट हस्बैंड है। वो पुलिस वालों को थोड़ा एटीट्यूड दिखाने लगता है कि मुझे मेरी वाइफ से मिलना है, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई उसे यहाँ लाने की। तो कांस्टेबल राजा उसे 2-4 थप्पड़ लगाता है जिससे कि आदि की अकल ठिकाने आ जाती है और पुलिस वाले उसे वहीं पर बिठा देते हैं। थोड़ी देर के बाद डीआईजी एलेक्स भी यहाँ पहुंच जाता है। परलोकम उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है कि 2 लोग मर्डर का इल्जाम कबूल कर रहे हैं लेकिन क्रिस्टी का मर्डर इनमें से किसी एक ने ही किया है। लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि इन दोनों में से असली कातिल कौन है। ये सुनने के बाद एलेक्स अपनी गन निकाल कर कहते हैं कि तब मैं इन दोनों को मार देता हूँ, बात ही खत्म हो जाएगी। परलोकम उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि आप ऐसा मत करिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी मार्टिन और हरी दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं और हरी चिल्लाने लगता है कि क्रिस्टी को मैंने नहीं बल्कि इस मार्टिन ने मारा है। जिसके बाद एलेक्स मार्टिन को गोली मार देता है। लेकिन केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी भी बाकी था। दूसरे दिन टीवी पर न्यूज आती है कि पुलिस कस्टडी में मार्टिन मारा गया है जिसने बीच पर क्रिस्टी का मर्डर किया था। मतलब कि मार्टिन ने पुलिस वाले से झगड़ा करके वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस वालों ने अपने बचाव में मार्टिन को गोली मार दिया
कुछ दिन बीत जाते हैं। फाइनल रिपोर्ट बनाते टाइम परलोकम राजा से पूछता है कि मार्टिन का कोई नहीं था, तो फिर उसकी लाश लेकर कौन गया। राजा बताता है कि अनाथ आश्रम की एक सिस्टर उसकी लाश को लेकर गई थी, उसका फ्यूनरल भी हो गया है। परलोकम सोचता है कि आखिर अनाथ आश्रम की सिस्टर और मार्टिन का क्या कनेक्शन है, और ये पता करने के लिए वो लोग सिस्टर के पास जाते हैं। और वो मार्टिन की वाइफ का दूसरा हस्बैंड आदि याद है, वो भी पुलिस वालों को कुछ बताना चाहता था, तो आदि भी इनके साथ ही होता है। परलोकम सिस्टर से मार्टिन के बारे में पूछता है कि आप मार्टिन को कैसे जानती हो। तब वो सिस्टर कहने लगती है कि पहली बार मैंने मार्टिन को एक स्कूल प्रोग्राम में गाना गाते हुए देखा था, वो बहुत अच्छा गाना गा रहा था। इसके कुछ सालों के बाद मैंने उसे कब्रिस्तान में एक कब्र के पास रोते हुए देखा। पूछने पर मार्टिन ने मुझे अपने बेटे के पूरे हादसे के बारे में बताया। उसने बताया कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसने गाना भी छोड़ दिया था, लेकिन मैंने उसे अपने ऑर्फनेज में एक छोटा सा काम दिलवा दिया। वो ऑर्फनेज के बच्चों को म्यूजिक सिखाने लगा था। बहुत ही कम समय में मार्टिन उन सारे बच्चों से घुल मिल गया था। सारे बच्चे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड थे और बच्चे भी मार्टिन को बहुत पसंद करने लगे थे और उसके गाने को भी। लेकिन फिर एक दिन हमारे मैनेजमेंट ने ऑर्फनेज को बंद करने का डिसाइड किया। हमारे पास बच्चों को कहीं और शिफ्ट करने के लिए बस 1 महीने का टाइम था, और ऐसे में हमारी हेल्प करने के लिए आती है वृंदा। वो अक्सर उनके ऑर्फनेज को डोनेट किया करती थी। सिस्टर ने ही वृंदा और मार्टिन की मुलाकात करवाई थी। अब देखो, सिस्टर परलोकम को ये सारी बातें बता रही होती है, और इसी पॉइंट पर एक और सिस्टर उन्हें बुलाने के लिए आती है और दोनों किसी काम से बाहर चले जाते हैं। परलोकम के सामने कहानी अभी भी अधूरी थी। तब वो आदि से कहते हैं कि चल भाई, जब तक सिस्टर नहीं आ जाती तू ही बता दे क्या बताने आया था। जिसके बाद हम एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं, जब एलेक्स पुलिस स्टेशन में आया था और परलोकम से बात कर रहा था। उस वक्त मार्टिन और हरी के बीच में भी काफी सारी बातें हुई थी। दरअसल क्रिस्टी को हरी ने ही मारा था, लेकिन मार्टिन ने पुलिस वालों को एक झूठी कहानी बताई थी कि वृंदा उससे प्यार करती है और उसके लिए ही उसने क्रिस्टी को मार डाला। अब देखो, हुआ ये था कि वृंदा को क्रिस्टी के अफेयर्स के बारे में पता चल गया था और वो भी क्रिस्टी से छुटकारा पाना चाहती थी, और उसने मार्टिन को कैफे में बुलाकर एक डील की थी कि तुम मेरे हस्बैंड को मार दो, उसके नाम पर एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस अमाउंट है और उसके मरने के बाद वो इंश्योरेंस अमाउंट मुझे मिल जाएगा। थोड़े से पैसे मैं रख लूंगी और बाकी पैसे ऑर्फनेज को डोनेट कर दूंगी, तो ऑर्फनेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तब उन बच्चों की भलाई के लिए मार्टिन भी मान गया था, लेकिन उसके पहले ही हरी ने उसे मार दिया था। तो अब पुलिस स्टेशन में मार्टिन यही सारी बातें हरी को बताता है। कहता है कि मैं इल्जाम कबूल कर लेता हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन तुम्हारा एक बच्चा भी है, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, तो मेरी जगह पर तुम ऑर्फनेज जाकर अपने बच्चे के साथ साथ ऑर्फनेज के बच्चों का भी ख्याल रख सकते हो। मार्टिन और हरी के बीच में यही सारी बातें आदि ने सुन ली थी और वो सारी बातें परलोकम और राजा को भी बता देता है। इधर ये तीनों देखते हैं कि हरी ऑर्फनेज में उन बच्चों के साथ है, उनके लिए गाना गा रहा है और मार्टिन की जगह पर हरी ही उन बच्चों का नया म्यूजिक टीचर है। और ये सब देखने के बाद परलोकम आदि और राजा दोनों से कहते हैं कि कुछ बातें हमें भूल जानी चाहिए। मतलब कि वो उन दोनों को हरी के बारे में सब कुछ भूलने के लिए कहता है, उसे ऑर्फनेज में ही बच्चों के पास छोड़ देता है। दुनिया की नजरों में मार्टिन ने ही क्रिस्टी का कत्ल किया था। इसी के साथ क्रिस्टी का मर्डर केस भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन आपको याद होगा कि शुरू में हमें 3 मर्डर केस के बारे में बताया गया था, जिसमें से क्रिस्टी और गोपू कुमार का केस सॉल्व हो चुका था, लेकिन विपिन का केस अभी भी बाकी है। लेकिन इसी ओपन एंडिंग के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। मे बी इसका सीक्वल बना तो पता चल जाएगा कि विपिन का मर्डर किसने किया था। खैर, फिल्म आपको कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।